आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जिसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। उम्मीद की जा रही है कि ये बिल महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पास होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी स्वाति सिंह ने भी खुशी जाहिर की है और कहा है कि पीएम ने महिलाओं के 27 साल के सपने को पूरा किया है। और इस वक्त खुद हमारे साथ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह जी जुड़ चुकी है। स्वाति सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद मैम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और इतना संघर्ष आपने किया है और वो संघर्ष हम सबने देखा है और मैं खुद एक महिला हूं तो उसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूं। तो अब ऐसे में संसद में जब आधी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है, साथ ही साथ आधी आबादी को सियासी हक का पहला कदम हम इसे कह सकते हैं मिलने जा रहा है, आपका पहला रिएक्शन? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस देश की हर नारी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे अस्तित्व को, जो हमारा अस्तित्व, जो इस देश में महिलाओं का अस्तित्व था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ वो अस्तित्व खो गया था। उस अस्तित्व को धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को ला करके किया है। और ये बिल तो आज आया है, इससे पहले भी अगर आप पलट कर देखेंगे पीछे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डे वन से, जब उन्होंने इस देश की बागडोर को 2014 में संभाला था, तब से आज तक देख लीजिए उन्होंने कितने सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए वो लेकर के आए हैं। तो मैं हर नारी की तरफ से उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपने कहा, मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, क्योंकि जब पता चला कि आप लाइव बैठने वाली तो मैंने थोड़ी अपनी स्टडी की। आपने कहा कि 27 साल का सपना जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और अब 2024 में पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। मतलब आप मानती है कि कहीं ना कहीं फायदा चुनाव में मिलेगा इस बिल का? बिल्कुल, अगर आप 2014 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और उसी का रिजल्ट ये रहा कि हम बार बार कहना चाहिए कि कमल का फूल हर जगह खिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का विश्वास है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह की योजनाएं, चाहे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, चाहे मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, चाहे मैं हर घर हर नल की बात करूं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, आयुष्मान भारत की बात करूं, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, महिला सशक्तिकरण को और एक कदम आगे बढ़ाने में समर्थन दे रही हैं। तो ये कहना चाहिए और ये मेरा विश्वास है कि हम सबको सशक्त करने के लिए, हर नारी को सशक्त करने के लिए इस बिल को लाया गया है। बिल्कुल, आपने कहा कि बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी मात्र पार्टी है जो महिलाओं के हक के बारे में सोचती है और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के बारे में सोचती है और महिलाओं के राजनीति में बढ़ते कदम का स्वागत करती है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम तो इसकी शुरुआत पहले से ही कर चुके हैं, सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। वो कह रही है पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ ही शुरुआत की थी। मैं देखिए आपको याद दिलाना चाहूंगी 1996 में जब कांग्रेस इस बिल को लेकर आई थी, तो कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को तो पास करा लिया था, लेकिन लोकसभा में उन्होंने नहीं कराया। उनकी सरकार थी, बहुमत में थे वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में डर था, क्योंकि सपा इस बिल का विरोध कर रही थी, सपा समर्थन दे रही थी कांग्रेस को उस समय। उन्हें ये डर था कि अगर हम ये बिल लोकसभा में पास कराएंगे तो जो ऐसी पार्टियां हैं जो हमें समर्थन दे रही है और इस बिल का विरोध कर रही है, वो समर्थन वापस ले लेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो उन लोगों ने तो सिर्फ इस देश की आधी आबादी को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, तो उस जो हमारे जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, कहीं ना कहीं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका श्रेय वो लेकर चले जाए। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस देश की कोई भी महिला, क्योंकि अब मोदी राज्य में हम जी रहे हैं, इस देश की कोई भी महिला बेवकूफ नहीं है। सभी को पता है कि इस महिला आरक्षण का जो बिल आया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी लेकर आए हैं। कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश ना करे।
ठीक है, आपने सपा का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी का जिक्र किया आपने, तो ऐसे में डिंपल यादव ने आज ही कहा है कि आप जो है वो 10 साल से सरकार में ओबीसी मतदाताओं के दम पर ही हैं, क्योंकि अब ओबीसी का रण जो है वो फंस चुका है। वो ये कहती हैं कि तो फिर आप ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? अगर मांग उठ रही है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की, तो फिर दिक्कत क्या है? आप इसे कैसे देख रहे मैं ये पूछना चाहती हूँ डिंपल, देखिए डिंपल यादव जी तो प्रिविलेज्ड हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बिल में कहीं से भी ये डिस्क्रिमिनेट किया गया है कि कौन सी महिला किस जाति की है? ये तो महिलाओं के लिए बिल लेकर आए हैं हम लोग, इसलिए कि इस देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए, जहां पर नीति निर्धारण होता है, जहां से नीतियां बनकर आती है, वहां पर महिलाओं की सहभागिता, ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होने की आवश्यकता है। सपा की मंशा हम 1996 से देखते आ रहे हैं, किस तरीके से वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इस बिल का ही नहीं, वो महिला विरोधी पार्टी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज इस बिल का वो विरोध नहीं करते। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रही हैं कि चुनावी सफर है, चुनावी डगर है, तो लिहाजा ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर है, इसलिए ओबीसी चलाया जा रहा है, जबकि अब ये क्लियर भी नहीं किया गया है कि किसे कितना मिलेगा आरक्षण। मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि हम नारियों की अलग जाति ही है, और हमें ये आरक्षण मिला है, इसमें मुझे लगता है हर नारी जरूर खुश होगी। आप भी एक नारी हैं, ये बताइए आप इससे खुश नहीं? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। चाहती है कि संसद में और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा आधी आबादी की सहभागिता हो, महिलाओं की सहभागिता हो। मुझे लगता है कि हर महिला इस बिल से बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये जिस हाउस में ये उस हाउस में ऐसी योजनाएं बनती है, जहां ऐसी नीतियां बनती हैं, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है, तो वहां पर महिलाओं की सहभागिता भी जरूरी है। और मैं ये जरूर आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर मैं महिलाओं से ये आह्वान करना चाहूंगी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी से जो भी पार्टी का व्यू हो वो अलग बात है, लेकिन सभी महिलाओं को इस विषय पर एक साथ आकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम एक साथ नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य इससे जरूर प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरे देशों की बात करें स्वाति जी, तो दूसरे देशों के मुकाबले जो आंकड़ा है वो भारत के आंकड़े बहुत चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है भारत में अभी, वो सिर्फ 15% से कम ही महिलाएं ऐसी हैं जो सांसद हैं, और ये जो इस वक्त मौजूदा हाल है भारत का, वो कई छोटे छोटे देश इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो वाकई में ये कितनी अच्छी पहल होगी, अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति सिंह जी, एक सवाल और है, एक सवाल और है कि क्या लग रहा है आपको कि पार्टियों द्वारा महिला आरक्षण को जो है जातियों में बांटा जा रहा है जानबूझ करके? बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि हम जातिगत आधार पर बढ़ जाएं। अरे अभी हमें अस्तित्व में तो आने दीजिए, हमें बांटने की कोशिश मत करो। जिस तरह से अगर आज सपा इस विषय पर सवाल खड़े कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये बिल पास हो, मैं कहना चाहती हूँ सपा के लोगों से, अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी पार्टी में पहले 33% महिलाओं को टिकट दीजिए, उसके बाद किसी विषय पर आप बात करिएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि पहली बार इतिहास में महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, क्योंकि इसे अभी लागू होने में बहुत वक्त लगेगा। देरी पे सवाल है, टाइमिंग पे सवाल है। आप ये बताइए, अगर कौन कह रहा है कि देरी पर वो कौन सवाल खड़े कर रहा है? वो कांग्रेस जो कि सिर्फ जुमलेबाजी किया उसने 1996 में। उन्होंने राज्यसभा में पास करा दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं पास करा पाए क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। वो सिर्फ इस देश की नारियों को, इस देश की आधी आबादी को बेवकूफ बना रहे थे। और मैंने कहा ना कि अब इस देश की आधी आबादी सशक्त है, इस देश की आधी आबादी जागरूक है, उसे कोई भी बेवकूफ बनाने का काम ना करे। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नियत जो है वो साफ नहीं है, और अगर नियत साफ होती बीजेपी की तो महिला सशक्तिकरण की अगर आपकी नियत है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं कर रहे? 2014 से लागू क्यों नहीं कर पाए? किसने रोका था? तो
2019 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे और वो लेकर भी आए हैं। मुझे आप कांग्रेस वालों की मैं मंशा जानना चाहती हूँ, क्या वो इस बिल के फेवर में नहीं है? अगर आज ये बिल आया है तो उनको इसका समर्थन आगे आकर करना चाहिए। बिल्कुल, सबको करना चाहिए। सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इस देश की महिलाएं आगे ना आए, या वो ये चाहते हैं कि संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% उनकी सहभागिता ना हो? अगर हम AIMIM पार्टी की बात करें, क्योंकि देखिए दो विरोध में भी पड़े थे, इतने ढेर सारे वोटिंग के साथ दो विरोध में भी वोट गए थे, उसमें कहा जा रहा है कि एक AIMIM की तरफ से भी था, तो उस पार्टी का साफ ये कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले सबसे बड़ा जुमला और स्टंट है ये बिल। आप क्या कहेंगी AIMIM को? देखिए, ये महिलाओं में जो क्योंकि संसद में महिलाएं कितनी बैठेंगी उस पर अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले इस बिल को ले आए हैं और इसको इसलिए कि ताकि महिलाओं की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो। वो अलग बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो टेक्निकल इश्यूज है, जो जनगणना होनी है, जो परिसीमन होना है, उनके बेसिस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैं कहती हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो इस बिल का विरोध करता है तो कहीं ना कहीं वो महिला विरोध, और ऐसे लोगों को आज इस देश में महिला सशक्तिकरण पर इतना एम्फसाइज किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि हम जो भी योजनाएं बनाएं, हम जो भी पॉलिसीज बनाएं, उसमें केंद्र बिंदु में हम महिलाओं को रखें, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष में हर घर की धुरी उस घर की महिला होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उस घर के हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाना आवश्यक है, इसलिए वो इस बिल को लेकर आए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इसका विरोध कर रहा है तो वो महिला विरोधी है। ऐसे भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ सोसाइटी, यू एजुकेट अ नेशन। बिल्कुल हकीकत तो है, उस बात को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। आप खुद एक महिला हैं, आपका संघर्ष सब जानते हैं कि कैसे आपने, चाहे दिन हो रात हो, और अभी भी अगर महिलाओं की भी बात करें तो आप हमेशा खड़ी रहती हैं, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है एक फोन पे आप तुरंत, अगर किसी महिला की परेशानी पता चल जाए तो आप अवेलेबल हो जाती हैं वहां पर। ऐसे में जब ऐसे सुनहरे अवसर के मौके आते हैं राजनीति में महिलाओं के लिए, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कितनी बड़ी क्रांति होगी महिलाओं के हिसाब से? देखिए, मैं, क्योंकि आपने मेरे विषय पर इस सवाल को जो शुरुआत की तो मेरा विषय आपने उठाया, मैं जरूर इस बात को कहूंगी कि मेरी बहुत इच्छा शुरू से रहती थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, लेकिन 2016 या 2017 के पहले मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आ करके मैं इस लायक हुई कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम कर सकूं। कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो विचारधारा है, जो सोच है महिला उत्थान को लेकर के, उससे मैं भी प्रभावित थी। माननीय प्रधानमंत्री जी डे वन से, जब से मेरा एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं दोबारा से आई हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से एक जन्म लेती हुई बेटी से लेकर के एक बुजुर्ग माँ का भी वो ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो मुझे लगता है कि नारी को मौका मिलना चाहिए, और उनके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की वजह से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं हर महिला, हर बच्ची इस देश की उससे लाभान्वित हो रही है, और हम जो उसका लाभ हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम समाज को भी सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहती हैं कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने महिलाओं के हित के बारे में नहीं सोचा, और आपने भी कहा कि बीजेपी जो है वो महिलाओं को मौका देती है। तो एक सवाल मेरा आपसे ही है, लेकिन बीजेपी ने राज्य में सिर्फ एक मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा था, महिला समर्थक होने के बावजूद आपका टिकट क्यों काटा गया?
देखिए पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि पार्टी ने कोई कारण रहा होगा और मुझे लगता है कि उस कारण को यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे साझा करने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर रहा होगा जिसकी वजह से मेरा टिकट कटा, और कोई भी ऐसे राजनीतिक कारण नहीं था जिसकी वजह से मेरा टिकट कटा। उसी पार्टी में हूँ, उसी गर्मजोशी से मैं काम करती हूँ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी है। भविष्य में मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये भी मैं आश्वस्त कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ इंडिया को। और आप जैसी महिलाएं जब आती हैं राजनीति में तो वाकई में बाकी और महिलाओं को भी जो संघर्ष कर रही होती है उन्हें एक हौसला मिलता है और आगे बढ़ने की एक उम्मीद पैदा करती है, क्योंकि आप लोग मिसाल बन के जब देश में काम करती है, अपने राज्य में काम करती है, बहुत हौसला मिलता है, खासतौर पर उन महिलाओं को जो राजनीति में आना चाहती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है राजनीति सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन जब आप जैसी महिला संघर्ष करके आगे पहुंचती है तो हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह, जो कि यूपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुकी है, वो जुड़ी हुई थी, जो अपनी राय रख रही थी महिला आरक्षण बिल को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रही न्यूज़ इंडिया के साथ।